नमस्कार, मैं हूं बजरंगी विश्वकर्मा। इस समय मौजूद हूं मैं आजमगढ़ जिले में। आज आप लोगों से ऐसे एक शख्स से मुलाकात कराने जा रहा हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इंजीनियर सुनील कुमार यादव जी हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आजकल ये आजमगढ़ के विकास के लिए प्रतिदिन ये हर मुद्दे को उठाते हुए हर पेपर में भी छाए हुए हैं, हर न्यूज चैनल पे छाए हुए हैं। इसका राज क्या है? सर, आज आप हर पेपरों में, हर न्यूज में छाए हुए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो नमस्कार, RB9 के दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ये पेपर वाले मुझे लगता है कि इनको कुछ अच्छी चीज दिखाई दे रही होगी, तभी कवर किया जा रहा है और प्रमुखता से कवर किया जा रहा है। मैं इनके लिए धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और मुझे लगता है कि जिन मुद्दे पे मैं काम कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो पूरे आजमगढ़ और आजमगढ़ के साथ में लगे हुए जो भी जिले हैं, उन सब के लिए एक बेहतर भविष्य की तरफ अग्रसित हो रहा है। और शायद इसी वजह से पेपर वाले और न्यूज वाले मुझे चलाते होंगे, यही एक वजह होगी। मैं अपना काम कर रहा हूँ और करता रहूंगा, है ना। अच्छा, ये जो आपके द्वारा मुद्दों को उठाया जा रहा है प्रमुखता से, इसका उद्देश्य क्या है सर? देखिए, उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ विकास है, और एक ऐसा विकास का मॉडल जो आने वाली जनरेशंस को तक चले। वो ऐसा ना हो कि किसी सरकार की मोहताज हो या किसी समय के बंधन में हो कि 5 साल बाद क्या होगा किसी को पता नहीं है। तो 2-3 प्रमुख चीजें हैं जिन पे मैं लेके चल रहा हूँ, जो आने वाली जनरेशंस को भी अच्छी करेगी, ना कि सिर्फ 4-5 साल या 10 साल के लिए। थोड़ा समय लग रहा है, लगेगा, बट मुझे लगता है कि हम लोग कामयाब हो जाएंगे। सर, ये जो आपके द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं यहाँ के विकास के बारे में, तो क्या विकास आपके द्वारा लाया जा रहा है आजमगढ़ में? देखिए, जैसा मैंने कहा कि आपको, मैं कुछ ऐसी 2 चीजों पे काम कर रहा हूँ जो कि आगे आने वाली जनरेशन तक के लिए भी बहुत बढ़िया है। जिसमें एक प्रमुख चीज है औद्योगिकरण, दूसरी है बाढ़। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो अगर आजमगढ़ में हम लोग ठीक कर पाए तो आगे आने वाले 150, 200, 400 साल तक हमको किसी पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि आजमगढ़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक आध जगह इंडस्ट्रियल एरिया बना भी हुआ है, तो वहाँ पे बहुत ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, कोई बड़ा बिजनेसमैन आ नहीं रहा है, और छोटे व्यापारी भी बहुत लोकल स्तर पे ही काम कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बड़े ब्रांड के आ जाने से हमारे आजमगढ़ में और भी व्यापारी आएंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ पे स्कूल्स अच्छे बनने लगेंगे, उन बिजनेसमैन के द्वारा बनने लगेंगे, जैसे आदित्य बिरला ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, महिंद्रा ग्रुप है। ये लोग जहाँ पे भी जाते हैं एक अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं और सरकारी दरों से कम फीस में देते हैं, आपको सारी सब मुहैया उपलब्ध कराते हैं। उसमें न सिर्फ उनके एम्प्लॉइज, बल्कि जो लोकल लोग होते हैं, जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, वो सब भी उस शिक्षा को बहुत उसी रेट में, उसी फीस में ऑप्ट कर सकते हैं, अपने बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। तो अगर ये ऐसा कुछ सेटअप करवा पाया मैं आने वाले टाइम में, तो इस चीज को मैं प्रोएक्टिवली काम कर रहा हूँ, पिछले काफी टाइम से काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है दूसरी तीसरी बार आपसे भी मुलाकात हो रही है मेरी इन दोनों मुद्दों को लेके। अमर उजाला, दैनिक जागरण से भी रूबरू होते रहते हैं उनके लोग मुझसे, और इस पे बात करते रहते हैं। तो इस पे मैं काफी सालों से काम कर रहा हूँ और लगातार करता रहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अगर बने रहे और पॉजिटिव अप्रोच के साथ बने रहे, तो सरकार कोई भी हो, हम लोग इस चीज को कामयाब कर लेंगे आने वाले 4 साल। अच्छा सर, आप एक पार्टी से जुड़े हुए हैं और ये जो आप मुद्दे उठा रहे हैं, ये जनहित में मुद्दे उठा रहे हैं, तो यहाँ पक्ष विपक्ष दोनों को आप साथ लेकर चल रहे हैं। कुछ लोग आप पे टीका टिप्पणी भी कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, किसी की राय जो बन रही होगी वो अपने मुझे लगता है कि वो उनका जो सोच का डायरेक्शन है उस पर बन रही होगी, मैं उस पर टिप्पणी नहीं दे सकता। मैं समझता हूं कि अगर मैं किसी पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ हूं तो पार्टी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए, उसके विचारों के अंतर्गत रहते हुए, कि जो प्रमुख लोग हैं, भले ही वो किसी भी पार्टी को, जैसे कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैं आम आदमी पार्टी में हूँ, लेकिन मैंने जरा भी संकोच नहीं किया उनको पत्र लिखने में कि आप यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान दीजिए, और ये आपके अपने विजन के, आपके अपने सरकार के विजन के साथ भी है। मैं पिछले कुछ समय, मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर अंदर श्री अखिलेश यादव जी के पास भी गया, उसको भी आप लोगों ने कवर किया था, और अमर उजाला, दैनिक जागरण, जितने भी नेशनल न्यूज हैं सबने लगभग कवर किया था। वो भी इसी संदर्भ में था। अखिलेश जी से मुलाकात करके मैंने उनको ये अवगत कराया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे थोड़ा फोकस किया जाए
और आजमगढ़ को एक पाइवटल हब बनाया जाए। आसपास के जो भी जिले हैं उन सबके लिए एक बिजनेस हब यहाँ पे बन सकता है। उसके लिए मैं कार्यवाही कर रहा हूँ। उन्होंने भी हामी भरी है कि वो जरूर इस चीज पे आगे ध्यान देंगे। फिर परसों मेरी मुलाकात संजय सिंह जी से हुई। माननीय श्री संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं और उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं आम आदमी पार्टी के, तो उनसे भी मुलाकात हुई। उन्होंने तो और एक्टिवनेस दिखाते हुए उन्होंने तुरंत ही जो है कि लेटर रतन टाटा ग्रुप को और महिंद्रा ग्रुप को जो है उन्होंने लिखा भी। मैं इसकी कॉपी भी आपको दे देता हूँ, जो कि उन्होंने परसों ही लिख दिया और ये कुरियर भी हो चुका है दोनों ग्रुप्स में। अब मैं बेसिकली इन्हीं दोनों ग्रुप्स पे फोकस कर रहा है। एक ये भी पॉइंट है, इसलिए कि ये बड़े लोग हैं, बड़ा ब्रांड है, इंटरनेशनली बहुत फेमस है। तो ऐसा कोई बिजनेसमैन यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट करेगा, अपने आप को यहाँ पे लाएगा, तो जो छोटे व्यापारी हैं, जो ये हिम्मत नहीं कर पाते कि मैं आजमगढ़ में जाके व्यापार करूं या वहां से कोई एक बिजनेस मॉडल जनरेट हो सकता है, वो बड़े मतलब उनको कोई फिर संकोच नहीं होगा अगर टाटा बिरला जैसे ग्रुप हो जाएंगे। और इसी क्रम में वो फैक्ट्री एस्टेब्लिश होने से यहाँ के लोकल लोगों का भी विकास स्वतः चलेगा, है ना। उनको निर्भर नहीं होना पड़ेगा किसी अच्छे एजुकेशन पे, उनको निर्भर नहीं होना पड़ेगा कि उनको अच्छी एजुकेशन ना मिले या अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं ना मिले। सब कुछ यहीं पे मिलेगा, सरकारी जैसा ही मिलेगा। यहाँ के लोग भी डेवलपमेंट करने लगेंगे। आसपास के जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट जो है उनका भी विकास होने लग जाएगा। सर, इतने बड़े बड़े आप ग्रुप को आजमगढ़ में ला रहे हैं और उसके बाद बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो मंत्री विधायक तमाम लोग पहले से थे और अब भी हैं, आजमगढ़ के बारे में, इतनी बड़े ग्रुप के बारे में कभी नहीं सोचा था। तो आपने सोचा है, इसके लिए तो आपको हमारी टीम की भी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लस ये आपको यहाँ पे लाने का उद्देश्य क्या था? देखिए, ऐसा है ना कि अब पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें हम लोग ना जाएं तो ज्यादा बेहतर है। पीछे कुछ काम हुए, कुछ नहीं हुए, कुछ पे ज्यादा फोकस हो पाया, कुछ रह गए। मैं समझता हूँ जिस पे फोकस नहीं हो पाया उस पर आज से फोकस कर लेते हैं। क्या मैंने फिर से कहा कि जो चीजें मैं कर रहा हूँ उसमें बहुत ज्यादा राजनीतिक लोगों की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। जब ये चीज यहाँ पे डेवलप हो जाएगी तो ऑटोमेटिक विकास का मॉडल अपने आप चलेगा। जो कुछ चीजें नहीं हो पाई यहाँ आज भी किसी की भी वजह से हो पाई, जैसा मैंने कहा, मैं इन चीजों में नहीं जाना चाहूंगा आज की डेट में राजनीति, बट कि जिन चीजों को भी किया जा सकता था वो मुझे लगता है कि फोकस किया गया होगा, किया भी जा रहा होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो थोड़ा सा कम नजर रही है, जिस पे अब मैं नजर रख रहा हूँ, देखता हूँ कितनी जल्दी इसको करवा पाता हूँ। अच्छा, ये जो लड़ाई आपकी है, क्या ये पार्टिकल मुद्दों को लेके है या यहाँ विकास के मुद्दों को लेके है? देखिए, मैं अगर पॉलिटिकल मुद्दा लेके चल रहा होता तो मैं इस समय प्रांत प्रभारी हूँ, एक स्टेट को मैं हेड कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है स्टेट से उठाता मैं फिर इस चीज को, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा होता। लेकिन मेरे लिए आजमगढ़ प्रमुख है। मुझे आजमगढ़ की विकास में इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि आजमगढ़ विकसित जल्दी से जल्दी हो जाए और अच्छी तरीके से विकसित हो जाए, विकास होता होते रास्तों पे चल पड़े, है ना। तो ये बेसिकली मैं अपनी तरफ से आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। सर, आपके लेटर में मैंने एक अहम मुद्दा देखा था, बाढ़ को लेके। तो ये बाढ़ कैसे समाप्त हो जाएगी? आपने कहा था कि इस पे यदि लगा जाए तो ये बाढ़ आएगी नहीं, तो इस पे कैसे आपका काम हो रहा है? देखिए, ऐसा है ना कि हमारे पास बाढ़ के माध्यम से इतना पानी आ जाता है कि 10 जिलों के कई गाँव को, मतलब अपने जो डेली नीड्स, जो दैनिक जरूरत वाली भी चीजें होती हैं, वो भी अपने आप को मुहैया नहीं करा पाते हैं। खाना पीना से लेके हर चीज तक, है ना। उस समय 3-4 महीने तक बहुत ज्यादा संख्या में लोग परेशान थे। इतना ज्यादा पानी है कि मतलब एक विधानसभा के एक ब्लॉक को कंसीडर किया जाए तो 10,000 से ज्यादा परिवार इफेक्ट होते हैं। पता नहीं कितने ब्लॉक है, पता नहीं कितनी विधानसभाएं हैं। ये जो दैनिक चीजों से भी छूट जाते हैं। इतना पानी तो है कि इतने सारे लोगों की जिंदगी तबाह कर दे रहा है। तो उस पानी का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, उस पानी को कहीं एकत्रित किया जा सकता है। और आपने देखा होगा, बहुत आसान भाषा में समझाऊं कि जो बांध होते हैं, उन पानी एकत्रित करके उनसे बिजली बनती है। तो अगर पानी एकत्रित हो जाता है और उससे हम साल भर बिजली तैयार करते हैं और साल भर कहीं पानी की भी कमी नहीं होने देते हैं, वो पानी नीचे से जाता रहता है, ऐसा नहीं कि वहां पे स्टोर होकर रहेगा, वो नहरों के माध्यम से जगह जगह पहुंचाया भी जा सकता है। तो एकड़ों में खेत हैं, 50-50 बीघे खेत हैं देवारा क्षेत्र में और इन सब क्षेत्रों में, लेकिन किस पे? एक फसल पे आधारित है।
वो सोचा अपने आप को 3 फसलों पे अच्छा अर्निंग करने लगेंगे, यहीं पे कुछ बहुत अच्छी अर्निंग कर लेंगे। और सरकारी व्यवस्थाओं में कई सारे ऐसे मॉडल्स चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, पीछे भी चलते थे, मुझे लगता है कि 20 साल से चल रहे हैं लगभग, जिसको कहते हैं डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर, शॉर्ट फॉर्म इसका DBFOT, जिसमें व्यापारी ही अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, बांध बनाएगा, नहरें बनाएगा और कुछ साल मेंटेन करके सरकार को हैंड ओवर कर देगा। और ये एक ऐसा मॉडल है जिसके माध्यम से सरकार को भी अर्निंग होगी। अरे भाई आपके गोदाम में अच्छे राशन जाने लग जाएंगे, वो एक रेवेन्यू का माध्यम बनेगा। हमेशा बिजली होने लगेगी, पर्याप्त होने लगेगी। भाई किसानों के लिए आप फ्री रखते हो, कुछ जो आसपास के जो शहरी इलाके हैं, जो इंडस्ट्रीज को बिजली जाएंगे, उससे आप रेवेन्यू भी अर्न करोगे। कोई टाटा फैक्ट्री लगाएंगे आप, उसको बिजली की भी रिक्वायरमेंट होगी ना, तो वो बिजली वहां से वो परिपूर्ण आप सरकार से ही खरीदेंगे टाटा, और आप सरकार को पैसा भी देंगे। तो हमारे यहाँ कहावत भोजपुरी में हिंग लगा न फिटकरी माल चोखा चोखा, तो वैसे ही सरकार के लिए हो जाएगा। भैया कुछ लगना नहीं है, सिवाय एक एफर्ट के कि आप आगे बढ़ें और लोगों से बात करें, इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करें, जो अपना इरिगेशन डिपार्टमेंट पर उस पर एक रोड मैप मंगाए। अगर नहीं है तो मेरा रोड मैप आप फॉलो करो। मैं बहुत आसान सब बता रहा हूँ चीज की, इसमें आपका पैसा भी नहीं लगना, कुछ नहीं लगना है, बस आपकी कुछ एक्सपर्ट जजमेंट और आपके कुछ ऑफिसर्स का एफर्ट चाहिए, इसमें हो जाएगा। सर यहाँ पे जो सत्ताधारी लोग हैं और पक्ष विपक्ष दोनों लोगों से आप क्या अपेक्षा रखना चाहते हैं? यहाँ की जैसे सांसद हो गए, विधायक हो गए और तमाम लोग हो गए, उन लोगों से आप क्या अपेक्षा रखना चाहते हैं? ऐसा है ना कि मैं पक्ष विपक्ष किसी के भी विधायक हूँ, सांसद हूँ, मैंने फिर से कहा, जो भी आजमगढ़ को रिप्रेजेंट करेगा मैं उससे काम एक्सपेक्टेशन करूंगा, है ना। पीछे क्या किसने क्या 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 नहीं किया, मैं इसमें घुसना ही नहीं चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरे लिए 2 मुद्दे हैं। आज समाजवादी लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, तो मैं इनके सामने जा रहा हूँ। कल को भाजपा के लोग हैं, तो भाजपा के साथ भी इसी तरीके से इन सब चीजों को, मैं इस चीज को ना राजनीति से थोड़ा सा परे रखना चाहता हूँ। राजनीति होती रहे, कई सारी चीजों को हो रहा है, सरकार के पास कई सारे मुद्दे हैं, पक्ष विपक्ष के पास कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन आजमगढ़ के लिए स्पेसिफिकली मेरे पास 2 मुद्दे हैं। इसको राजनीतिक तुल न देते हुए बस कोई भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसके सामने ये मुद्दा लेके जाऊंगा। बल्कि आने वाले समय में इन दोनों चीजों को, यहाँ के जो 2 माननीय सांसद जी, जो 2 लोग जीते हैं, धर्मेंद्र यादव जी और दरोगा सरोज जी, इनके पास भी हम एक कमेटी बना के लेके जाएंगे अपनी, जिसमें हम लोग इस मुद्दे को बोलेंगे कि आप इसको संसद में भी हाईलाइट करें। संसद में अगर वो हाईलाइट कर लेते हैं तो जो कुछ टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, सरकार में बैठे हुए हों या सरकार के प्रशासन में बैठे हुए हों, वो सारे के सारे लोग इस पे एक नजर डाल सकते हैं और एक नजर डालेंगे, उस पर एक्टिवली काम करेंगे। मैं आपको एक कहानी और बताता हूँ। यूपी इन्वेस्टर समिट G20 का जब वो हो रहा था, मीटिंग हो रही थी, तो मैं लाइव आजमगढ़ से जुड़ा हुआ था, सचिव जी ADA के उनके केबिन से। तो पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की डिस्कशंस हुए, लेकिन आजमगढ़ का नाम एक बार नहीं आया। मुझे बोलना पड़ा कि सर आजमगढ़ को इतना दरकिनार क्यों किया जा रहा है? हमारे पास 2 एक्सप्रेसवे आ गए हैं, 2 नेशनल हाईवेज हैं, 2 स्टेट रोड्स हैं, हमको एयरपोर्ट है, हमको अब इसको अब बना के इसको दरकिनार क्यों किया जा रहा है? आजमगढ़ के बारे में क्यों डिस्कशन नहीं हो रहा है? अगर आप निकलवा सकते हैं वो फुटेज जो वहां पे रिकॉर्ड हुई है, तो आप प्लीज निकलवाइएगा उसको। और वहां पे मेरे को कमिटमेंट किया गया था मुख्य सचिव द्वारा, लखनऊ में जो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था कि हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जरूर कुछ न कुछ आजमगढ़ के लिए प्रोविजन करेंगे, है ना। आप अगर चाहें तो मेरी बात को वहां से निकलवा सकते हैं। तो आजमगढ़ को थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में मुझे लगता है कि पीछे रह गया है। सर, जैसा आप कह रहे हैं कि आजमगढ़ को लोग दरकिनार करते हैं, तो दरकिनार करने का कारण क्या है? क्या यहाँ पे जो विधायक चुने गए हैं, जो सांसद चुने गए हैं, इनके द्वारा यहाँ पे विकास को आगे बढ़ाने का जो कार्य होता है वो नहीं किया गया है, या कोई और कारण है? आखिर क्यों ऐसा है कि जो आजमगढ़ को लोग दरकिनार करते हैं? देखिए, मैं फिर से इसमें राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैंने जो कुछ भी देखा है, कुछ प्रमुख मुद्दे तो विधायकों द्वारा उठाए जाते हैं, लेकिन मैंने कहा कि 2 मुद्दे जो हैं, खास करके इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला, उस पर गौर नहीं हुआ है या उसको बढ़ावा देने की कोशिश नहीं हुई है। किसी की भी गवर्नमेंट सेंटर में रही हो, कोई भी रहा हो, मैं तो बात अगर होगी तो मैं बसपा गवर्नमेंट को भी दोषी दूंगा, कांग्रेस गवर्नमेंट को भी दोषी करूंगा। तो अगर इस टाइप की बात है तो फिर सारे लोग जिम्मेदार हैं।
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि काम एकदम नहीं हुआ। जहाँ पे फोकस हुआ वो काम हो गया है, जहाँ पे फोकस नहीं हो पाया है या ध्यान नहीं गया वहाँ पे काम नहीं हो पाया है। बहुत ज्यादा एक्टिवली ध्यान नहीं दिया गया, वहाँ पे काम नहीं पाया। और इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बड़ा मुद्दा है, औद्योगिकरण एक बड़ा मुद्दा है। इसमें यहाँ के लोगों को कोई नुकसान नहीं, गवर्नमेंट का एक पैसा लगना नहीं, सिर्फ और सिर्फ आगे आने वाले समय के लिए अच्छी एजुकेशन, अच्छा स्वास्थ्य स्वतः प्रोसेस में चल पड़ेगा, ये मोटा मोटी हो जाएगा। तो उन चीजों में घुसे, फिर से मैं आपको रिपीट करूंगा कि हम इस चीज को पॉलिटिकली ना देखने की कोशिश करें। आप मेरे को इसको ये देखने की कोशिश करें कि आजमगढ़ के डेवलपमेंट के लिए अगर कुछ ये हो रहा है और अच्छा काम है तो इसको राजनीति से थोड़ा सा ऊपर रख के देखें, है ना। अगर इसको राजनीतिक उसमें जाना हो तो मैं कह तो हूँ, मैं आम आदमी पार्टी का तो हूँ ही, मैं यहाँ के शीर्ष नेतृत्व में जा रहा हूँ, मैं समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जा रहा हूँ, मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई आप सारे लोग आते हैं, पक्ष विपक्ष सारे लोग हैं इसमें, है ना। मुद्दा सिर्फ आजमगढ़ का विकास है। आप सारे लोग भी सोच लीजिए और इसको कर लीजिएगा, इसको थोड़ा सा राजनीति से परे रख लेते हैं। सर ये चीज और मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने बाढ़ के मुद्दों को बड़ी प्रमुखता से उठाया है, अभी फिलहाल में बाढ़ के लिए फिर से बांध बनने चालू हो गए हैं और जैसे लोगों ने बता रहा है कि मतलब यहाँ पे बाढ़ जो है लोगों को ग्रसित कर देती है और 3-3, 4-4 महीने तक बिजली नहीं मिलती है, साफ दंत होता है, तमाम प्रकार की दिक्कतें आती है। आपकी बाढ़ में आपके द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए मैं रिपीट कर देता हूँ कि मैं आपकी बार नहीं, मैं काफी सालों से लगा हुआ हूँ और जो चीजें हो रही हैं वो होती भी रहेंगी, होनी जरूरी। विवाद बनाना, रिपेयर करना और इस टाइप की चीजें तो होनी जरूरी है। जब और कोई संसाधन नहीं है बचाने का तो कम से कम जो है उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। लंबे समय के लिए हम इससे बच सकते हैं, उसका एक ही तरीका है, बांध बनाया जाए, बांध से बिजली तैयार की जाए, पानी को जो वहाँ के बांध का पानी निकल रहा है उसको नहरों के माध्यम से जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। यहाँ एक्सेस पानी है, कई सारी जगह सूखा भी, उधर भी काम होगा। तो एक चीज से ही जो ऑटोमेटिक प्रोसेस है कि उस चीज से जुड़ी हुई हर चीज अपने आप स्वतः विकास के मॉडल पे चलने लग जाएगी। सरकार एक्टिव रहे ना रहे, इनएक्टिव रहे, विधायक जी आए ना आए, सांसद जी आए ना आए, कोई फर्क न पड़े, नहरों में पानी रहे, घर में बिजली रहे, खाने के लिए रोटी रहे घर में, है ना, पहनने के लिए अच्छे कपड़े रहे, उसमें वो काफी। तो इसके लिए किसी भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, है ना। तो मैं समझता हूँ कि यही एक तरीका बचा था मेरे पास, है ना, जिसको मैंने प्रोएक्टिवली से उठाया और उठाता रहूंगा। आने वाले समय में सांसद वगैरह जी से भी बात करूंगा, जी से भी बात करूंगा, इसको आप संसद में भी उठा गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि आपको बहुमत का बहुत अच्छा वोट आजमगढ़ की जनता ने दिया है और बहुत अच्छे मार्जिन से जितवाया। तो उनकी जो है रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट करते हुए इसको प्रमुखता से उठाएं। ठीक है, ये थे हमारे साथ इंजीनियर सुनील कुमार यादव जी, जो किसी पर्चे से मुख्तार नहीं थे। मैं आज इनसे फिर जानना चाह रहा था कि जो इनके द्वारा मुद्दे उठाए जा रहे हैं ये कहाँ तक जा रहे हैं और कहाँ तक गए हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्टडी में फिर आप लोगों से रूबरू होता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।